हेलो दोस्तों आज से है ना अपन सिंधु घाटी सभ्यता या जो हिस्ट्री है ना सेकंड ग्रेड के लिए उसके नोट्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। वो भी ट्रिक के साथ में बताऊंगा मैं चीज़ों को बीच बीच में। तो जो ये मैं नोट्स बता रहा हूँ ये उत्कर्ष कला सेज के सेकंड ग्रेड के नोट्स हैं हिस्ट्री के। ठीक है, तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चले हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो पढ़ाया जाता है वो है सिंधु सभ्यता घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता बताएं। उस सिंधु घाटी सभ्यता में अपन को 6 चीज़ें पढ़नी होती हैं। क्या क्या पढ़नी होती हैं? एक तो उद्भव, लिपि, विस्तृत, जो इसका कहाँ तक फैली हुई हैं प्रजातियाँ, और इसका काल, इसका नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता का, यहाँ की मोहरें, यहाँ के स्थल, इसने क्या क्या दिया है, और आर्थिक एवं सामाजिक जीवन। ये जो 10 चीज़ें हैं ये अपन को सिंधु घाटी सभ्यता की पढ़नी है। ठीक है, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना ये कैसा है, इसका विकास कैसा है, भौतिक विकास है इसका। और संस्कृति कैसी है, मानसिक संस्कृति है इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये जो हड़प्पा सबसे पहले आता है, जो क्या है, हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहले आता है, खोज इसकी हुई थी। तो हड़प्पा की कहानी इसके बारे में जानते हैं अपन। देखना, 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने साहिवाल यानी कि मोंटगोमरी क्षेत्र की यात्रा की और हड़प्पा के बारे में पहली बार जानकारी दी। किसने दी दोस्तों? चार्ल्स मेसन ने दी। ये हमें हड़प्पा के बारे में जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 से 42 के दौरान इस क्षेत्र का भ्रमण किया। 1842 में मेसन ने अपनी पुस्तक नेरेटिव ऑफ वॉरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, अफगान, पंजाब और कलांत एरिया में हड़प्पा का उल्लेख किया। ये उसकी पुस्तक थी दोस्तों, पुस्तक याद करनी है। इसके बाद में इसी पुस्तक में इन्होंने साहिवाल क्षेत्र में राजा पोरस और सिकंदर के मध्य 326 ईसा पूर्व में हुए युद्ध की जानकारी भी दी। किसमें दी? ये वाली जो पुस्तक है ना, नेरेटिव ऑफ वॉरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब, इसमें इन्होंने जो पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व, उसकी जानकारी दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1851 और 53 में एलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया तथा 1826 में पहली बार कनिंघम ने हड़प्पा का मानचित्र जारी किया। तो दोस्तों इसकी जो खोज की थी या इसके बारे में जो जानकारी दी थी वो चार्ल्स मेसन ने दी थी, और जो इसका मानचित्र बनाया था वो किसने? अलेक्जेंडर ने बनाया था। ये चीज़ अपन को याद करनी है। 1861 में लॉर्ड कैनिंग के काल में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई तथा कनिंघम ने इसके प्रथम सर्वेसर बने। दोस्तों जो ये भारतीय पुरातत्व विभाग है इसकी स्थापना किसने की? कनिंघम ने की। कब की? 1861 में की। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। 1875 में ईस्वी में कनिंघम ने एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई। इस समय इन्होंने एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग का निदेशक बनाया गया। कब बनाया गया दोस्तों? कनिंघम को 1875 में बनाया गया। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के मध्य चलाई गई। दोस्तों अब जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, आप चाहे तो इसके नोट्स बना सकते हैं। ये उत्कृष्ट क्लासेस के नोट्स हैं। 1881 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक बार पुनः हड़प्पा की टीले का सर्वेक्षण किया, जो 1854 में इन्होंने मानचित्र जारी किया था तथा पहली बार वर्षव यानी कि यूनिक कोण एक श्रृंगी बेल की मोहर प्राप्त की, जिस पर सेवंदो लिपि अंकित थी। 1856 में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन बर्टन और विलियम बर्टन के आदेशों से हड़प्पा के टीले से पहली बार ईंटें निकाली गई। कब निकाली गई दोस्तों? 1826 में, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग का नाम बदलकर भारतीय पुरातत्व का संरक्षण विभाग किया गया, जिसके तहत भारत में प्राचीन स्मारकों, इमारतों, स्थलों का सर्वेक्षण करने का कार्य प्रारंभ किया गया। दोस्तों यहाँ क्या बात कही गई है? 1902 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। सर्वेक्षण इसमें और भी जोड़ दिया। ठीक है, इसके प्रथम निदेशक जॉन मार्शल बने। किसके? इसके जो नया नाम है इसके। 1917 में इसे राय बहादुर साहनी, राघवदास बनर्जी की सर्वेक्षक नियुक्त किया गया 1921 में। ठीक, कब दोस्तों? 1917 में राय बहादुर साहनी और राघवदास बनर्जी ने को इसे सर्वेक्षण नियुक्त किया गया। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को पूर्णतः खोज निकाला, जो इनको सर्वेक्षक नियुक्त किया गया 1917 में, और 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कर दी। दोस्तों सबसे पहले दुनिया पे कोई आया था? भगवान श्री राम आए थे। तो भगवान श्री राम आए थे तो राम जी ने सबसे पहले खोज की। राम से याद करो, सबसे पहले राम आए थे और इधर सबसे पहले हड़प्पा आया था। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। इस ट्रिक से इसको याद कर लो। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है
सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है इसका भाव चित्रात्मक है, चित्र अक्षर लिपि थी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं अगर आप इस पे अच्छे खासी वीडियो व्यूज़ देते हैं तो मैं है ना पूरा जो हिस्ट्री की है ना वो सारे ट्रिक के साथ मैं आपके साथ लेकर आऊँगा, तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। इस लिपि को सर्वपिलिका गोमूत्री ब्रुष्टोफेदन ब्रुष्टोफेदस कहा जाता है। इसको दोस्तों याद कर लेना है, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है अपन को। फर्स्ट लाइन जो ये सिंधु घाटी सभ्यता लिखी जाती थी तो इसकी फर्स्ट लाइन कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, यानी कि पहले इधर लिखी जाती थी फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी ऐसे, यानी कि अपन ऐसे लिखते हैं तो पहले क्या लिखा जाता था, पहले ऐसे लिखी जाती थी ये दाएं से बाएं, जैसे कि ये रहा। ठीक है, इसके मूल चिन्ह कितने प्राप्त हुए हैं यहाँ से, जो ये लिपि हैं इसके 52 से 54 मूल चिन्ह प्राप्त हुए हैं। और चित्र अक्षर कितने प्राप्त हुए हैं, 250 से 400 मूल चित्र प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये याद करना ही अपन को कि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। मूल चिन्ह यहाँ से 52 से 54 प्राप्त हुए, चिन्ह है कम और चित्र अक्षर हैं ज़्यादा। चिन्ह कितने, 52 से 54, और चित्र अक्षर कितने, 250 से 400। लिपि पढ़ने का प्रयास वेडन मोदी ने किया गया दोस्तों, और जो भारत में है ना नटवर झा ने सबसे पहले इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना है, इस सभ्यता का विस्तार 3 देशों में भारत, पाकिस्तान व अफगानिस्तान में फैला है। सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार भारत में है जबकि सर्वाधिक स्थल गुजरात में है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो फैली कहाँ पर है, भारत में, और जो भारत में सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ है वो है गुजरात में। सबसे कम विस्तार इसका अफगानिस्तान में है, सिर्फ 2 स्थान वहाँ से मिले हैं। तो इससे याद करिए अब दोस्तों इस चित्र से याद कीजिए कि ये कहाँ कहाँ से फैली हैं। दोस्तों जो उत्तर में है ना ये अखनूर चेनाब जम्मू कश्मीर तक फैला है, मतलब अखनूर तक फैला है, जो मान स्थान है अखनूर में वहाँ तक फैला है। नदी कौन सी थी, चेनाब नदी थी। जो पूर्व में फैला है ये आलमगीरपुर मेरठ यूपी तक फैला है। नदी कौन सी दोस्तों, हिंडन नदी इसके आखिरी में थी, मतलब आलमगीर के पास में थी। तो ये भी याद करना है। सुत कांगेडोर ये बलूचिस्तान मकराना तट पर नदी दाश्क नदी के किनारे तक फैला है। अब जो दक्षिण में ना ये दक्षिण देमाबाद अहमदाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र तक फैली है। नदी कौन सी दोस्तों, प्रवरा नदी थी। उत्तरी बिंदु इसका मुंडीगोक व स्वर्तगोई था। उत्तरतम दोनों में से कौन सा है, अगर दोनों ही आ जाए अगर ऑप्शन में तो स्वर्तगोई करना है। ये दोनों कहाँ थे दोस्तों, पाकिस्तान में थे उत्तरतम बिंदु। ठीक है, इसके बाद में आते हैं दोस्तों केसी श्रीवास्तव के अनुसार दक्षिणतम बिंदु भगतराव नर्मदा गुजरात तक था। और यहाँ पर दोस्तों कौन सा था, ये देमाबाद। तो दोस्तों याद करना है, अगर केसी श्रीवास्तव के अनुसार पूछे तो भगतराव नर्मदा गुजरात तक है, और ऐसे नॉर्मली पूछे तो देमाबाद प्रवरा नदी तक था। भारत में पश्चिमी बिंदु नागेश्वर गुजरात तक था। भारत की बात कर रहे हैं। कुल क्षेत्र कितना है इसका, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्र में, लगभग 13 लाख। वर्तमान क्षेत्र में लगभग 17 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, कुल तो इतना था और वर्तमान में इतना बढ़ चुका है, यानी कि नई खोज हुई। तो नवीन स्थल इसके कौन से हैं दोस्तों, इसके नवीन स्थल हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ नवीन स्थल सामने आए हैं, जैसे करीम शाह गुजरात से आया है, कोटला बादड़ी ये गुजरात से आए हैं, वेंगी कोट ये थार का मरुस्थल है, कोरडाना ये कोरनेमेर ये गुजरात से प्राप्त हैं। दोस्तों मैं सब ट्रिक से याद कराऊंगा आपको, आगे आगे देखते जाओ। करीम शाह व वेंगोट से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं दोस्तों, इसकी जलवायु के कारण हुआ है। करीम शाह व वेंगी कोट से साक्ष्य मिले हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। जबकि कोटड़ा बादली डेयरी उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों कोटड़ा बादली, अब जो कटोरा लेके कहाँ जाते हैं अपन, कटोरा लेके दूध मांगने जाते हैं। ठीक है, दूध कहाँ लेने जाते हैं, डेयरी पे कटोरा लेके जाते हैं। इस ट्रिक से इसको याद करो कि जो डेयरी के साक्ष्य मिले ये कहाँ से मिले, कोटड़ा बादली यानी कटोरा लेके जाते हैं वहाँ से मिले, गुजरात से। दोस्तों नोट लगाओ, हाल ही में प्रधानमंत्री जी के आदेश पर लोथल में मेरीटाइम म्यूजियम सेंटर स्थापित किया गया। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर किया गया, मेरीटाइम म्यूजियम सेंटर स्थापित लोथल में। ठीक है, अब दोस्तों अपने कहाँ पर कौन से स्थल है याद कर लेते हैं, देख लेते हैं दोस्त। क्षेत्र और पूरा स्थल देख लेते हैं, क्षेत्र और पूरा स्थल। दोस्तों अफगान में यानी कि अफगानिस्तान में क्या है, एक तो है मुंडीगोक, एक है सोर्तगोई, कहाँ है ये, अफगान में। बलूचिस्तान में क्या है, मेहरगढ़, रागानगुड़ी, सुंद कांगेडोर, सोतकोह, बालाकोट, कवेता घाटी, डाबरकोट,
कुल्ली, ये सब कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। सिंधु घाटी के याद कर ले, जो सिंधु वहाँ का प्रांत है उसके। अली मुराद, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहाँ? सिंधु में। आमरी, कोट दीजी, चनहुदड़ो, जुदर जोदड़ो, यानी कि जोदड़ो कहाँ पर है? सिंधु में जोदड़ो है। अगला दोस्तों जो पंजाब है पाकिस्तान का, उसकी याद करो। पाकिस्तान में सर्वाधिक स्थल पंजाब से प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पंजाब में, भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात में। रहमान, डेरी, जलीलपुर, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, ये कहाँ? ये पंजाब से प्राप्त हुए हैं। अब भारत के पंजाब से देखो, रोपड़, संगोल, चकछियासी, बाड़ा कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पंजाब से प्राप्त हुए हैं। रोपड़ को दोस्तों रूपनगर भी कहा जाता है। भारत के हरियाणा से देखो, कुनाल, मिठाथल, राखीगढ़ी, बनवाली, बरडाना, और बरडाना को बरसाना भी कहा जाता है। राजस्थान से दोस्तों दो हैं, भालाथल और कालीबंगा। यूपी से देखो, यूपी से आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुल्लास प्राप्त हुए हैं। जम्मू कश्मीर से दोस्तों एक वहाँ है मांडा, जो भारत का सबसे उत्तरीतम है। गुजरात में भारत के सर्वाधिक स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। लोथल, धोलावीरा, रोजदी, रंगपुर, सूरकोटड़ा, भगत राव, देसलपुर, प्रभास पतन, नागेश्वर, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से। मेहरगढ़, भालाथल और कालीबंगा प्राग हड़प्पन क्षेत्र माने जाते हैं दोस्तों। प्राग हड़प्पन क्षेत्र कौन से माने जाते हैं? मेहरगढ़, बालाथल और कालीबंगा, तीनों याद करने हैं। मेहरगढ़, बालाथल, कालीबंगा, ये प्राग हड़प्पन क्षेत्र माने जाते हैं। मेहरगढ़ में प्राचीन खेती के साक्ष्य व प्राचीन स्थान बसावट के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम देखते हैं अपन। अनेक विद्वानों ने सिंधु घाटी साक्ष्य के काल को लेकर अनेक मत प्रतिपादित किए हैं। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व हैं। रेडियो कार्बन पद्धति सबसे सही मानी जाती है। 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती हैं। रेडियो कार्बन पद्धति का सर्वप्रथम रोमिलो थापर व डीपी अग्रवाल के द्वारा किया गया। इसका समर्थन किसके द्वारा किया गया? रोमिलो थापर व डीपी अग्रवाल के द्वारा किया 2300, तो ये सबसे प्रमाणिक माना जाएगा। 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा। एनसीईआरटी ने क्या माना है? देखना, एनसीईआरटी के अनुसार इस सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व बताया गया है। तो अपन एनसीईआरटी के अनुसार पेपर देते हैं, तो अपन को क्या करना है? ये नोट, अगर वो डायरेक्ट पूछे तो एनसीईआरटी की कई पुस्तकों में इस सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व, जबकि आरबीसी की पुस्तकों में इसका कालक्रम 2300 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, अब इसकी जो प्रजातियां हैं इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। प्रजातियां, निर्माता व सिंधु सभ्यता की प्रकृति पढ़ते हैं। प्रकृति, सिंधु घाटी सभ्यता की भारत की प्रथम नगरीय व प्रथम खानसे युगीन सभ्यता थी। यह विश्व की तीसरी नगरीय और तीसरी खानसे युगीन सभ्यता मानी जाती हैं। प्रथम कौन थी दोस्तों? मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया, दूसरी थी मिस्र देश की सभ्यता, और तीसरी थी भारत की। ये तीनों भी याद करें। प्रथम सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया, जहाँ से संबंध मिले हैं इसके सिंधु घाटी सभ्यता के। यहाँ से 4 प्रकार की प्रजातियों के अवशेष मिले हैं। एक है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, दूसरी भूमध्य सागरीय द्रविड़। सबसे ज़्यादा साक्ष्य इन्हीं लोगों के मिले हैं। किसके? द्रविड़ों के। इस सभ्यता का निर्माता कहा जाता है द्रविड़ों को। अल्पाइन और मंगोलियन, यहाँ से 4 प्रजातियाँ मिली हैं। समझ गए? भारत में लिंग पूजन प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड लोगों के द्वारा किया गया था। टेराकोटा से निर्मित लिंग व योनि पीठ के साक्ष्य केवल कालीबंगा से मिलते हैं, जबकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल से पत्थर से निर्मित लिंग व योनि मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का अपन अब नामकरण पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, अपन सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता, जॉन मार्शल द्वारा यह नाम पहली बार 1924 ईस्वी में प्रयोग किया गया। जॉर्ज मार्शल की पुस्तक मोहनजोदड़ो द इंडस सिविलाइजेशन में किया गया। 1927 ईस्वी में इस नाम का प्रकाश इलस्ट्रेट द लंदन नामक पत्रिका में भी किया गया। कब? 1927 में। 1930-31 में ईस्वी में इसका नाम द लंदन वीकली नामक साप्ताहिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको किसने, बृहद सिंधु सभ्यता, इसको किसने कहा? डॉक्टर रफीक मुगल ने कहा। द ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन इनकी पुस्तक थी, उसमें कहा।
हड़प्पा प्रथम उत्खनन क्षेत्र के आधार पर कहा गया। सिंधु को क्या क्या कहते हैं? सरस्वती सभ्यता, घग्गर हाकरा कहा जाता है। सिंधु घाटी का नगर नियोजन, इसकी यहाँ की जो सबसे अच्छी व्यवस्था थी, उसकी प्रमुख विशेषता नाली व्यवस्था यहाँ की सबसे अच्छी थी। अब इसको दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, एक छोटा भाग, एक बड़ा भाग। छोटे भाग को क्या कहा जाता है? दुर्ग टीला, और पश्चिमी टीला कहा जाता है छोटे भाग को। और बड़े भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? यानी कि अपने राजस्थान में पश्चिमी भाग बड़ा है ना, तो वहाँ पर छोटा भाग बनाया गया, और पूर्वी भाग छोटा है तो वहाँ पर बड़ा बनाया गया, क्योंकि इधर लोग ज़्यादा रहते हैं तो इधर बड़ा भाग बनाया गया। ऐसे याद करो। दुर्ग टीले का निर्माण कच्ची ईंटों और पक्की ईंटों से किया जाता था। दुर्ग टीला यानी कि छोटे टीले का निर्माण। दुर्ग टीले के प्रशासनिक वर्ग, पुरोहित, अभिजातीय वर्ग, विशेष अधिकारी वर्ग इत्यादि निवास करते थे। यानी कि जो विशेष होते थे ना, वो करते थे छोटे भाग में। कम लोग थे यार, तो कम लोगों के लिए तो छोटा घर चाहिए ना, इसलिए तो छोटे में तो कौन होते थे? विशेष लोग होते थे छोटे में। दुर्ग टीले में अन्नागार, महासभा भवन, स्नानागार, महाविद्यालय, प्रशासनिक भवन, श्रमिक आवास, मजदूरों के बैरक भी स्थित थे। तो और जो पश्चिम में पब्लिक कम रहती है तो उधर बनाया गया छोटा भाग। ठीक है, तो अपने पश्चिम में कौन सा? छोटा भाग। अब छोटा भाग है तो इसमें कम लोग रहेंगे, तो इस विशेष लोग रहते थे इसमें छोटे भाग में। ठीक है, अब आते हैं बड़े भाग में। दोस्तों मैं ट्रिक के साथ में बताऊंगा, अभी आगे देखते जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें मैं ट्रिक से याद कराऊंगा, आप एक बार जरूर देखिएगा। और व्यूज़ आप इस पर ज़्यादा लेके आना, व्यूज आपके हाथों में, शेयर करोगे, व्यूज़ लाओगे तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, वरना मैं इसको यहीं छोड़ दूंगा। दुर्ग टीले में दुर्ग टीले इसके बारे में दोस्तों, दुर्ग टीला हो गया बड़ा टीला या निचला टीला, पूर्वी टीला। जन सामान्य लोग, कृषक, शिकारी, व्यापारी, पशुपालक, शिल्पी, कुम्हार, बड़े इत्यादि रहते थे। यानी कि जो आम लोग थे वो इसमें रहते थे, जन सामान्य लोग। ठीक है, यहाँ सामान्य आवास, खेत, नाली व्यवस्था, कृषि आदि सड़क योजना थी। पूर्वी टीला, ठीक है, क्योंकि पूर्व में ही होते हैं खेती, तो तो अपने पूर्व में खेती होती है, लोग ज़्यादा रहते हैं, तो पूर्व वाला बड़ा हिस्सा हो गया, पब्लिक ज़्यादा रहती है, खेत होते हैं। सब प्राचीर के बारे में बात करेंगे अपन। नगर के चारों ओर सुरक्षा हेतु रक्षा प्राचीर बनाई जाती थी। चंदहुदुड़े से दुर्ग टीले, दुर्ग टीला किधर होता था दोस्तों? बताओ बताओ बताओ, दुर्ग टीला कमेंट में जरूर बताना। रक्षा प्राचीर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, दुर्ग टीले में रक्षा प्राचीर के साक्ष्य नहीं मिले। कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तीन ऐसे नगर हैं जिनका दुर्ग टीला, नगर टीला अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। कौन कौन से दोस्तों? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनके तीन यहाँ से तीन तीन ऐसे नगर हैं जिनके दुर्ग टीला और नगर टीला अलग अलग रक्षा प्राचीर से बने थे। बाकी अदर में तो पूरा दुर्ग और जो यानी छोटा बड़ा जो टीला होता था ना, उसके चारों ओर दोनों, मतलब दोनों एक ही सीमा में होते थे। इसके अलग अलग रक्षा प्राचीर बनाए गई हैं, दीवारें खड़ी की गई हैं। नोट में लिखो दोस्तों, संपूर्ण सिंधु सभ्यता में धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल था जो कि 3 भागों में विभाजित था। याद करना, धोलावीरा 3 भागों में विस्तार। इसको मैं ट्रिक से याद कराता हूँ। दुर्ग टीला, मध्यम टीला, नगर टीला। अब देखो, धोलावीरा का मतलब होता है कुआं। कुआं कैसा होता है? गोल। तो भाई इसमें आप कितने भी टीले बना सकते हो, 2 3 4, 2 तो बना नहीं सकते, 3 4, तो इसमें 3 टीले बनाए गए गोल में। देख लो आप इसे, 3 कितने ही बना सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन को कितने बनाने? 3, क्योंकि या तो 2 टीले थे या 3 टीले थे, तो इसमें कितने भी बना सकते हैं। तो अपन ने कितने बनाए? 3 टीले बनाए धोलावीरा में, क्योंकि वो गोल होता है तो इसमें कितने भी टीले बन सकते हैं। अब आती है दोस्तों में, अब आती है सड़क योजना। यहाँ की सड़क योजना कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः सड़क उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम थी। यानी कि जो ऐसी थी सिंधु घाटी सभ्यता की सड़क। ठीक है, सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण पर काट रही हैं, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्किल पद्धति या ग्रिड पैटर्न या शतरंज की बिसात कहा जाता था। सड़क निर्माण मिट्टी, कच्ची ईंटों से किया जाता था। इस सड़क की चौड़ाई 9 से 16 फीट या फिर 10 मीटर बताई गई हैं। संपूर्ण सिंधु सभ्यता में मकानों के दरवाजे आमने सामने गलियों में खुला करते थे, लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जिसके मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अब लोथल यानी कि क्या है? थल। अब थल से याद करो, ये है थल, तो थल है ना, तो थल के दरवाजे हमेशा सड़क की ओर खुलते थे। अपन कहाँ रहते हैं? थल पे, अपने दरवाजे हम हमेशा सड़क की ओर ही खोलते हैं। ठीक है, खुद से याद करो। अब आते हैं दोस्तों भवन निर्माण की। यहाँ की जो भवन निर्माण की व्यवस्था थी उसके बारे में। भवन निर्माण कच्ची व पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की मकान एवं मंजिला व 2 मंजिला होते थे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के मकान 1 मंजिल और 2 मंजिल होते थे। संपूर्ण सिंधु सभ्यता में कालीबंगा व लोथल ऐसे स्थल हैं जहाँ मकान निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, पक्की का नहीं। कौन कौन थे? तो कालीबंगा, चूड़ियाँ पहले गार की बनाई जाती होगी, इसे याद करो। तो एक तो कालीबंगा और एक लोथल में कच्ची ईंटों के मकान प्रयोग किए जाते थे। संपूर्ण सिंधु सभ्यता में धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पत्थर से निर्मित मकान मिलते हैं। अब दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे? दोस्तों कुआं,
अब दोस्तों कुआं होता है तो इसमें किसका यूज किया जाता है चारों ओर? पत्थर का किया जाता है। तो धोला को कहते हैं कुआं, कुआं में यूज किया जाता है पत्थर। तो कैसे याद करेंगे? धोलावीरा में एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर पत्थर से निर्मित मकान मिलते हैं। ऐसे में ट्रिक के साथ मैं आपको काफ़ी चीज़ें याद कराऊंगा, एक बार आप नॉर्मल देख लो भली। इसके बाद में आता है कालीबंगा। कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से लकड़ी से निर्मित नालियाँ मिलती हैं। वहीं बनावली एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से नाली व्यवस्था का अभाव मिलता है दोस्तों। बनावली नाली, नाली तो इसमें खुद में आ रहा है, तो नाली व्यवस्था की अच्छी तो पहुँचेगा नहीं, खराब पहुँचेगा। तो बनावली से खराब व्यवस्था मिलती है नाली की, उसमें ही आ रहा है। कालीबंगा एकमात्र स्थल जहाँ पर लकड़ी से निर्मित नालियाँ मिलती हैं। कालीबंगा से क्या मिलती हैं दोस्तों? नालियाँ मतलब ये लकड़ी से निर्मित नालियाँ मिलती हैं कालीबंगा से। ठीक है। इसके सिंधु घाटी सभ्यता से 6 प्रकार की ईंटों का साक्ष्य मिलते हैं। कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें, अलंकृत ईंटें जिन पे चित्र वित्र बनाए थे। कहाँ से मिलती है अलंकृत? कालीबंगा से मिलती हैं। दोस्तों चूड़ियाँ भी अलंकृत होती है ना, तो इसे याद करो। फनीदार ईंटें कुएं में निर्माण की जाती थी दोस्तों। फनीदार याद रखना कहाँ की जाती थी? कुएं में निर्माण, क्योंकि फनी का मतलब फन होते थे उनके। इलाकार की ईंटें भवन निर्माण कुएं निर्माण में की जाती थी दोस्तों। ये जो फनीदार इलाका ये कुएं में निर्माण। वक्राकार ईंटें चनहूदड़ों में मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं दोस्तों? चनहूदड़ों से वक्राकार ईंटें मिलती हैं। आज पढ़ाएं अपन ने, ये है ना सामान्य परिचय हो गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और अपन कल से पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्य मतलब हड़प्पा स्थल पढ़ेंगे, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इन सब के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है। और वो भी मैं ट्रिक के साथ में याद कराऊंगा कि कहाँ से क्या चीज़ें मिली हैं, क्या चीज़ें नहीं मिली हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छे खासे व्यूज़ आने चाहिए इस वाली वीडियो पे। ठीक है ना, तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। और ये उत्कर्ष क्लासेज के सेकंड ग्रेड के हिस्ट्री के नोट्स हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।